Morning students, in our previous video we have done brief introduction about p block elements. In that video I have given you some homework. The homework was you have to write the electronic condition of each of these p block elements. In that video I have told you general electronic configuration of p block elements. The electronic configuration was NS2 NP126 where N is outermost shell. For group 30 elements, the general electronic configuration is NS2 NP1. For group 14 elements, the general electronic configuration is NS2 NP2. And for group 15 elements, the configuration is NS2 NP3. For group 16 elements, the general electronic configuration is NS2 NP4. For group 17 elements, the configuration is NS2 NP5. For group 18 elements, the configuration is NS2 NP6. Means group 18 elements have their octet complete. And if you have to write the electronic configuration of boron, the configuration will be 2s2 2p1 because boron belongs to period 2. That is why its last shell will be 2. Its configuration will be 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1. And for carbon, since its period is also 2, its configuration will be 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, 7s2 7p2. And for nitrogen, since again period is 2, its outermost shall be 2, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, 7s2 7p3. For oxygen, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, 7s2 7p4. For fluorine, again configuration is 2s2 2p5 because here period is 2, therefore outermost shell will be again 2, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5, 7s2 7p5. And for neon configuration is 2s2 2p6. एंड नियोन से ऊपर बेटा हीलियम आता है। मैंने आपको बता दिया था हीलियम की एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होती है 1s2, ठीक है। नियोन की 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, 7s2 7p6. This is electronic configuration of p block element. अब बेटा p ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करोगे उसके लिए मैंने आपको अपने 10th और 11th में करवा दी है, उसको एक बार बेस कर लेते हैं। जैसे हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को लर्न करना है तो उसके लिए बेटा क्या ट्रिक है बेटा, बैग इट और लास्ट वाले एलिमेंट का नेम तो मैंने आपको बता ही दिया है, आईयूपीएसी ये लिखना है और आईयूपीएसी सिंबल लिखना है। तो कैसे लिखोगे, बैग इट, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम, बैग इट, ठीक है। अब ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, इसके ठीक है बेटा केमिस्ट्री सर गिव्स संस्कृत प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर गिव्स संस्कृत प्रॉब्लम्स, ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। इन एलिमेंट्स को कैसे लर्न करोगे बेटा, न्यूज़पेपर आज सब दिख गए, न्यूज़पेपर आज सब दिख गए, ठीक है। अब है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। इन एलिमेंट्स को बेटा कैसे लर्न करोगे, उस से टेको, उस से टेको। अब बात करते हैं बेटा ग्रुप 17 की, जिनको हैलोजन्स बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटिन। इन एलिमेंट्स को बेटा लर्न करने की ट्रिक क्या है, फेस सीबीआई एट होम, फेस सीबीआई एट होम, होम आपने अपनी तरफ से लगाना है लाइन को कंप्लीट करने के लिए, फेस सीबीआई एट होम। अब बात करते हैं ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 में होते हैं बेटा नोबल गैसेस, ठीक है। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, ही नेवर अराइव्ड कर जीरो पे रन आउट,
he never arrived कर जीरो जीरो होता है बेटा जेड ई आर ओ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स ई आर ओ जीरो कर जीरो पे रन आउट कर जीरो पे रन आउट। तो दिस इज यूजफुल ट्रिक टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ पी ग्लोब। इसकी क्या बताई बेटा, इसकी क्या बताई थी बेटा मैंने बैग इट, इसकी बताई थी केमिस्ट्री सर गिव्स संस्कृत प्रॉब्लम्स, इसकी बताई है न्यूज़पेपर आज सब लिख गए, इसकी बताई है उस से देखो, इसकी बताई है फेस सीपीआई एट होम, और इसकी क्या बताई है बेटा मैंने ही नेवर अराइव्ड कर जीरो पे राउंड आउट। This is electronic configuration of P group elements and this is useful trick to learn the elements of P group. Now we are starting with group 18. Group 18 elements are also known as noble gases. Why they are noble gases? We will study. In P group elements, elements present in the 7th period are generally prepared in labs. They are all synthetic elements. हम बात करते हैं ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 में बेटा there are 6 gases: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are monoatomic gases. These are monoatomic gases except radon. This radon is radioactive element. Except this radioactive element radon, all gases are present in our atmosphere in very small amounts. That is why these gases are also called rare gases. Rare gases of our atmosphere. सिर्फ रेडोन को छोड़ के these 5 gases are present in atmosphere in small amounts. That is why these are also known as rare gases. And for the same reason, they are also known as aerogens. They are also known as aerogens. Aerogens means present in air. Because they are present in air, that is why they are also known as aerogens. And in atmosphere, major component of group 18 element is argon. Argon is present in maximum amount among all these 5 gases. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं रेडोन की। रेडोन में आपको पता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये हम किससे बनाते हैं? रेडियम से। रेडियम का सिंबल क्या होता है बेटा? Rd। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 88 और एटॉमिक मास होता है 226। इसकी रेडियो एक्टिव डीके होती है, ये रेडियो एक्टिव डीके करता है एंड फॉर्म्स रेडोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 86 और मास नंबर होता है 222 और एक हीलियम पार्टिकल बाहर जाता है। दिस हीलियम पार्टिकल इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। So by this session, radon is prepared. Radon is radioactive element and its half-life is only 3.82 days. Half-life of radon is only 3.82 days. Means in 3.82 days, its atoms becomes half in number. Now let us study about discovery of noble gases. There were 2 scientists. One is known as Rod Rayleigh and other was William Ramsay. These 2 scientists were the major discoverer of noble gases. They
group for noble gases. This separate group is known as zero group. अब इनको बेटा इसमें जीरो ग्रुप में क्यों रखा था? बिकॉज according to them they are inert, they are completely inert. Inert means non reactive. इनके बॉडी ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं. इनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? जीरो. दैट इज व्हाई दे मेड a separate group known as zero group for these elements, and that is why earlier these elements were known as zero valent or inert gases. Inert means they are chemically non-reactive. They are chemically non-reactive. The reason behind this was because their octets are already completed. They have no tendency to gain or lose electron. But later, a large number of compounds of these elements were prepared. Particularly xenon and radon forms a large number of compounds among all these. That is why they are not completely inert. They have some chemical reactivity. That is why now they are not known as inert gases. They are now known as noble gases. Noble gases word is taken from noble metals. Noble metals are gold, platinum, silver. They have less reactivity, but they are not completely inert. Similar is the case of group 18 elements. They are less reactive, but they have reactivity. That is why, in analogy to noble metals, they are known as noble gases. They are known as noble gases. तो बेटा ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड रेले एंड विलियम रामसे. क्लियर है बेटा? अब पढ़ते हैं आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस. बेटा जो पहला एलिमेंट है हीलियम. हीलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस. जो हीलियम है वो मेजरली कहां से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम नेचुरल गैस. नेचुरल गैस में बेटा अप्रोक्सीमेटली 2 to 7% क्या होती है? हीलियम. क्लियर है? तो नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हैं. अब बात करते हैं नियोन, आर्गोन, कीटोन, ज़ेनोन. ये जो 4 मोनोटोमिक गैसेस हैं, these are obtained from the fractional distillation of liquid air. हम लिक्विड एयर की क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. we get these 4 gases, and after that these gases are separated from each other by a special technique that is known as adsorption on coconut charcoal. Detailed discussion about this topic is not in our syllabus, so I will tell you only in brief. Helium is obtained from natural gas. Natural gas contains approximately 2 to 7% helium, and these gases are obtained from fractional distillation of liquid air, and after that separation of these gases is done using the technique known as adsorption on coconut charcoal. This is all about isolation of noble gases. अब बेटा स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स. So let us start with properties. First property is physical state. Students, noble gases are monoatomic gases. Monoatomic means they exist as a single atom. These are monoatomic gases.
we can say they are monatomic because their Cp upon Cv value is approximately 1.67, and in plus 1 in thermodynamic chapter you have studied that ratio of Cp divided by Cp is represented by gamma, and if gamma is 1.67 the gas is monoatomic, and if gamma has value equal to 1.4 the gas is diatomic, and if gamma has value 1.3 the gas is polyatomic. Since Cp plus Cv value of these gases is 1.67, that is why these are monoatomic gases. और इनकी बेटा अगर हम 22.4 लीटर्स गैस एट एसटीपी का मास देखते हैं तो कितना आता है, इक्वल टू देयर ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम 22.4 लीटर्स गैस लेते हैं, ये नॉर्मल गैस लेते हैं एसटीपी कंडीशन पे, तो उसका मास कितना ऑब्जर्व किया गया है, इक्वल टू देयर ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका मतलब यहां से भी हमें क्या प्रूफ मिलता है कि these gases are monoatomic. So both of these observations 18 elements exist in monoatomic form, and also these gases are colorless, odorless and tasteless. Group 18 elements consist of monoatomic gases. These are colorless, odorless and tasteless. Now second property is atomic size. Second property is atomic size, or you can say atomic radius. बेटा प्लस 1 में आपने पढ़ रखा है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। उसका दो रीजन होते हैं, एक तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का ऑक्टेट जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती है, दैट इज व्हाई देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड्स, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। एंड सेकंड रीजन इज दे हैव वैन डर वाल रेडियस, इनका बेटा वैन डर वाल रेडियस होता है, और बाकी एलिमेंट्स का कौन सा रेडियस होता है, कोवलेंट रेडियस। अब इनका वैन डर वाल रेडियस क्यों होता है, बिकॉज़ दे डज नॉट फॉर्म कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनाते, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोएटॉमिक स्टेट, दैट इज व्हाई दे हैव ओनली वैन डर वाल रेडियस। और आपको पता है वैन डर वाल रेडियस बाय डेफिनेशन आर लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। तो हम यहां पर लिखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स have largest size in their respective periods. This is because they have completely filled NS2 NP6 confusion. That's why electron repulsions in them are maximum. As a result, their electron cloud expands, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा एक्सपेंड करता है, एंड दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड। सेकंड रीजन इज दे हैव वैन डर वाल्स रेडियस, but other elements of their period
have covalent radius, and you know that van der Waals radius are greater than covalent radius. By these two reasons, we can say that noble gases have larger size in their respective radius. Next property is ionization enthalpy. ionization enthalpy क्या होता है बेटा? It is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from neutral gaseous atom so as to convert into gaseous cation. हमने न्यूट्रल गैसियस एटम में से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बेटा डिफिकल्ट होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। और आपने +1 में पढ़ रखा है कि साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा? उस केस में ज्यादा होगी। हमने यहाँ पर बात करनी है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब आपको पता है ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो नियरली इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी। मतलब उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा। क्लियर है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे क्योंकि साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। साइज क्या करता है? इंक्रीज, बिकॉज़ ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की ज्यादा क्यों होती है, एंड सेकंड पॉइंट इज डाउन द ग्रुप जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों करती है। Since group 18 elements have complete octets, their enthalpy value is high. Removal of electron is difficult in group 18 elements. As we move down the group, size increases, therefore ionization enthalpy decreases. साइज इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स की, रेडोन की बात करते हैं, ज़ीनोन की बात करते हैं। रेडोन तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसकी तो हम इतनी स्टडी नहीं करते, तो कौन सा एलिमेंट बचा है? ज़ीनोन। तो ज़ीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमंग ऑल दीस गैसेस हैज मिनिमम। अगर हम रेडोन को छोड़ दें तो ज़ीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन गैसेस में सबसे कम होती है, एंड दैट इज व्हाई ज़ीनोन हैव मोस्ट टेंडेंसी टू मेक कंपाउंड्स। ज़ीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो इन एलिमेंट्स में सबसे कम है, उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कंपाउंड्स बनाने की। क्लियर है? और ये कंपाउंड बनाता है पर्टिकुलरली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज़ बोथ ऑफ these elements being highly electronegative and have small size, that is why they have strong oxidizing properties. थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल गैसियस एटम accepts an incoming electron to form gaseous amine. जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम बाहर से कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साइज के बीच में बेटा क्या रिलेशन है? अगर साइज छोटा होगा, अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली एक्सेप्टेड बाय द न्यूक्लियस, और उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बेटा छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। मींस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। उस केस में बेटा डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? हाईली नेगेटिव। क्लियर है? अब हमने यहाँ पर बात करनी है ग्रुप 18 एलिमेंट्स की, क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उनकी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैडेंसी क्या होगी? नियरली इक्वल टू 0, एंड दैट इज व्हाई दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मतलब है अगर आपने बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में ऐड करवाना है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी because you are doing the work against the unfavorable process. That is why in this case energy will not be released, energy will be required, and that is why electron gain enthalpy value will be highly positive. Since group 18 elements have complete octets, they have no tendency to gain electrons. That's why their electron gain enthalpy is highly positive. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है बेटा? कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपने नोबल गैसेस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल हैव पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, both these properties depends on the force of attraction between the components। ठीक है, अगर उस सब्सटेंस के जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा अगर ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब हमने यहाँ पर बात करनी है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स क्योंकि मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम एटम, हीलियम एटम, हीलियम एटम। अब इन मोनोएटॉमिक एटम्स के बीच में सिर्फ एक वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। इन मोनोएटॉमिक गैसेस के बीच में देयर इज ओनली वीक वैन डर वाल्स forces of attraction, and since forces of attraction are weak, they have low melting point and boiling point. As we move down the group, size will increase and elements will become heavy। और आपको पता है जैसे जैसे एलिमेंट का साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे उनका मास इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? इंक्रीज। अब क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से ग्रुप 18 के एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है एंड एलिमेंट्स बिकम हेवी, दैट इज व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, and therefore melting point and boiling point will also get increased। तो बेटा पहले मैंने क्या बताया कि ग्रुप
फ्रिगेटिंग के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? बिकॉज दीज गैसेस एग्जिस्ट इन मोनोटोमिक फॉर्म एंड दैट इज व्हाई दे हैव ओनली वीक वन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन देयर कंपोनेंट एटम्स. Clear है? That is why their melting point and boiling point is low. As we move down the group, size increases and elements becomes heavy. Therefore, magnitude of van der Waals forces of attraction increases and thus melting point, boiling point increases. मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल्स. अगर उस सब्सटेंस के कंपोनेंट पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो. डाउन द ग्रुप जाने से नोबल गैसेस का साइज इंक्रीज करता है, नोबल गैसेस बिकम हेवी बिकॉज़ एटॉमिक मास इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो होगा क्या बेटा? वन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएंगी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जाएगा बेटा? इंक्रीज. This is fifth property. Sixth property की बात करते हैं बेटा. Enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा? अगर हमने 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और अगर आपने 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अब दोनों ही एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन, दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल्स. अगर सब्सटेंस के कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, तो उनको सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना भी डिफिकल्ट होगा और लिक्विड टू वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना क्या होगा? डिफिकल्ट. तो मतलब दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बोथ ऑफ देम डिपेंड्स अपॉन force of attraction between the component particles. और अभी हमने क्या पढ़ा है फिफ्थ प्रॉपर्टी में कि नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं because they are monatomic they involve only weak van der Waals forces of attraction and that is why they have low enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization values. डाउन द ग्रुप जाओगे मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals forces of attraction इंक्रीज करती है that is why enthalpy of fusion as well as enthalpy of vaporization both get increased down the group. क्लियर बेटा? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization both depends upon force of attraction. अगर हम जनरली बात करते हैं नोबल गैसेस की तो क्योंकि उनमें वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो उनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन की वैल्यू क्या होगी? लो होगी. क्लियर है? डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है दैट इज व्हाई फ्यूजन एज वेल एज वेपरेशन एंथैल्पीज विल गेट इंक्रीज. क्लियर है? सेवंथ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा. Tendency of liquefaction. Tendency of liquefaction. आपने प्लस 1 में पढ़ रखा है एक गैस को कैसे लिक्विफाई करते हैं? either by lowering the temperature or by increasing the pressure. प्रेशर इंक्रीज कर दो और या तो टेम्परेचर क्या कर दो? डिक्रीज कर दो या बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज भी कर दो और प्रेशर इंक्रीज मोड से बेटा क्या होगा? गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कम क्लोजर एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है?
अब बेटा गैस को लिक्विड करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि गैस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो प्रेशर अप्लाई करने से या टेम्परेचर लो करने से वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो प्रेशर इंक्रीज करने से या टेम्परेचर डिक्रीज करने से दे विल नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन also depends upon force of attraction between the particles of gas। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, देयर टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाइड विल बी हाई। उसकी लिक्विड बनने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा? हाई होगी। अब हमने यहाँ पर बात करनी है टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन नोबल गैसेस की। अब आपको पता है क्योंकि नोबल गैसेस में सिर्फ वीक वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज व्हाई देयर लिक्विफिकेशन टेंडेंसी इज लो। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाओगे वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि इंक्रीज करती है, दैट इज व्हाई देयर लिक्विफिकेशन टेंडेंसी गेट इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। तो दोनों पॉइंट लिखते हैं। सिंस noble gases involve only weak van der Waals forces of attraction, their liquefaction tendency is less. As we move down the group, magnitude of van der Waals forces of attraction increases, therefore liquefaction tendency of gases get increased। ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया था वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर और मास के ऊपर। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा, वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम स्ट्रांग एंड स्ट्रांग। डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, मास भी इंक्रीज करता है, नोबल गैसेस के जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं मतलब एटम जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी एंड दैट इज व्हाई देयर लिक्विफिकेशन टेंडेंसी गेट आल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर का? अब बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की। एक प्रॉपर्टीज solubility in water। तो नोबल गैसेस जो होती है बेटा दे आर पार्शियली soluble in water। नोबल गैसेस are partially soluble in water because they form induced dipole interactions with water। वो वाटर के साथ बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस बनाती हैं, दैट इज व्हाई दे आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस कैसी होती हैं कौन समझेंगे? आपको पता है नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म। सपोज दिस इज एटम ऑफ नोबल गैस हीलियम। अब हीलियम के एटम की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है बेटा? ये है हीलियम का न्यूक्लियस,
वो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसमें बेटा कंप्लीट सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। जब इसके आसपास वाटर डाइपोल अपनी पोजीशन लेगा, वाटर इज ए डाइपोल, आपको पता है, बिकॉज़ हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, पार्शियल टू नेगेटिव चार्ज और ईच हाइड्रोजन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब अगर हीलियम एटम के पास ये डाइपोल अपनी पोजीशन लेगा तो होगा क्या, ये क्या है बेटा, यहाँ पर डाइपोल है और इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस डाइपोल का, वो इस हीलियम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पहले हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था दैट वाज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जब इसके पास वाटर डाइपोल होगा तो वाटर के जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इस हीलियम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्फेरिकली सिमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। क्लियर है? इसकी स्फेरिकली सिमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी, खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी एंड इट विल बिकम पोलराइज्ड। इसमें क्या जनरेट होगी बेटा, पोलराइजेशन लाइक दिस। इसका एक जगह तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा ज्यादा हो जाएगा लाइक दिस, और एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम होगा। पहले सभी जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम था, अब क्योंकि इस पार्ट को पॉजिटिव पार्ट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देता हूँ और यहाँ पर मैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज देता हूँ। अब यहाँ पर इस डाइपोल की वजह से इस एटम में जो डाइपोल क्रिएट हुआ है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है? अब क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट, इनके बीच में बेटा क्या होगी, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। This is known as induced dipole attraction, and this attraction is responsible for the partial solubility of noble gas in water. क्लियर है? अब बेटा बात करते हैं डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनकी। जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटम्स का साइज इंक्रीज करता है। अगर एटम्स का साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होल्ड क्या होगा, कम होगा। बड़े एटम के केस में जो न्यूक्लियस होगा उसका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होल्ड, अपनी पकड़ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े साइज का है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बड़े साइज का हुआ ऑब्वियस है न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होल्ड कम होगा। अगर अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होल्ड कम होगा तो इट मींस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड बाय द वाटर डाइपोल। इसके एटम को वाटर डाइपोल इजीली क्या कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मतलब अगर साइज इंक्रीज करेगा, if size increases, polarization tendency of water dipole is therefore solubility increases. क्लियर है पॉइंट? तो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटम्स जो है इजीली क्लोराइज हो सकते हैं बाय द इनकमिंग वाटर डाइपोल्स। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इजीली क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, लाइक दिस, इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है। ये सारा आपने प्लस वन में पढ़ रखा है। मींस वाटर डाइपोल की इसके एटम्स को क्लोराइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड दैट इज व्हाई solubility of noble gases in water will get increased. क्लियर? बेटा अभी तक हमने 8 प्रॉपर्टीज कर ली हैं प्रोपेटिंग एलिमेंट्स की। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल टेक टुमारो।